हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इससे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था और क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 सालों के लिए दिया था, इसीलिए नेक्स्ट चार्टर 1853 में आया। उसी चार्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने पुराने सभी चार्टर एक्ट्स को समझा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को भी हम 6 मेन हेडिंग्स में समझेंगे: कंट्रोल ऑफ कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, रेवेन्यू, सेंट्रल लेजिस्लेचर, अदर पॉइंट्स। लेकिन याद रखें कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह से खत्म कर दी थी, तो इस बार मोनोपोली ऑफ ट्रेड की जगह हम कुछ और पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ऑफ कंपनी से। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एक पॉलिटिकल बॉडी बन चुकी थी जिसका कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या रखी गई थी 24, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये चेंज किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि इन 18 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स को ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करेगा। अब हुआ क्या कि पिछले चार्टर एक्ट और इस चार्टर एक्ट के बीच यानी 1833 और 1853 के बीच इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सिंध और पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी के पार्ट बन चुके थे। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर काफ़ी राज्यों को एनेक्स कर लिया था। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि इतनी बड़ी टेरिटरी को एफिशिएंटली एडमिनिस्टर करने के लिए नई प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस बनानी पड़ेगी। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दे दी थी कि वो नए प्रोविंसेस और प्रेसिडेंसीज क्रिएट कर सके। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए। आपको याद होगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और उसको एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी गई थी, जिसमें 4th मेंबर एक लॉ मेंबर होता था लेकिन उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का काम बहुत बढ़ गया था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये चेंज आया कि अब बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग से गवर्नर अपॉइंट किया गया और सभी प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये तो पहले से ही था, लेकिन अब एक नया गवर्नर और ऐड हो गया। साथ ही साथ लॉ मेंबर को फुल मेंबर माना गया और वोटिंग राइट भी इसको दे दिया गया। आपको याद होगा कि चार्टर एक्ट 1833 में लॉ मेंबर काउंसिल का पार्ट तो था लेकिन वोट नहीं कर सकता था। एक और बड़ा चेंज ये हुआ कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट के लिए एक एनुअल ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया जिसमें इंडियंस को भी कम्पीट करने की परमिशन दे दी गई। पहले क्या होता था कि सिविल सर्वेंट्स को कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही डायरेक्टली नॉमिनेट करते थे। अब इस कंपटीशन के जरिए कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए भी ओपन हो गई। याद रहे, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज हायर पोस्ट्स थे सिविल सर्विसेज में और अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज लोअर लेवल पोस्ट्स थे जो पहले से इंडियंस के लिए ओपन थी। अब देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस हुए। इससे पहले यह समझना जरूरी है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के टाइम पर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस कमांडर इन चीफ जो थे, यही लोग मिलकर लॉज बनाते भी थे और इम्प्लीमेंट भी करते थे, यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर्स इन्हीं के पास थी। लेकिन असल में ये सब लोग एग्जीक्यूटिव ही थे। इसीलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया कि अब लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए अलग से 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स अपॉइंट किए गए। इन लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के मेंबर जो थे वो थे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का और एक जज, बंगाल से एक रिप्रेजेंटेटिव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव, मद्रास से एक और रिप्रेजेंटेटिव, आगरा से और एक रिप्रेजेंटेटिव। ये 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स और 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, टोटल 12 लोग मिलकर लॉ मेकिंग करते थे। इससे पहली बार ऐसा हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में लोकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो पाया और पहली बार ये भी हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। अब देखते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का क्या हाल था। आपको याद है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में लॉ मेकिंग को सेंट्रलाइज कर दिया गया था। सब कुछ सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर से होता था। प्रोविंसेस के पास अपना कोई इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर नहीं था। 1853 में भी यही सिचुएशन थी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का कोई एग्जीक्यूटिव नहीं था।
लॉ मेकिंग सिर्फ सेंट्रल लेवल पर हो रही थी। अब देखते हैं रेवेन्यू। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में रेवेन्यू से रिलेटेड कोई नए चेंजेस नहीं किए गए, जैसे कि 1833 में था कि ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया से आने वाली इनकम, साल टैक्स, ये मेजर सोर्सेज थे और यही कंटिन्यू रहे। अब बात करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे खास बात ये थी कि इससे पहले जितने भी चार्टर एक्ट्स थे उनमें टाइम लिमिट फिक्स होता था। जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सिर्फ 20 साल के लिए था, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कोई एंड डेट मेंशन नहीं की गई थी। और जिस तरीके से इस एक्ट में चेंजेस किए गए, उससे ये सिग्नल मिल रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडिया में कंपनी रूल को एंड करने की तैयारी में है और पूरा कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के हाथ में देने वाली है। तो आज के वीडियो में हमने अच्छे से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप डाउट डिमोलिशर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।